अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पिछले 5 रोज से 27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक जारी बहस, क्या सराइयों और कई सवालात के बाद बिल आखिर आज वफाकी हुकूमत ने काबीना से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी लेकर आईनी तरमीम का बिल सेनेट में पेश कर दिया है, जिसके बाद ये बिल कौमी असम्बली और सेनेट की कानून और इंसाफ की मुश्तरका कमेटी में भेज दिया गया है, जहां इस बिल पर आज से शुरू होने वाली बहस कल तक जारी रहने का इम्कान है। वफाकी हुकूमत आज मुजवजा 27वीं तरमीम का मुसवदा मंजर आम पर तो ले आई है, मगर तशवीश की बात यह है कि 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 26वीं तरमीम से भी ज्यादा उजरत का मुजाहरा किया जा रहा है, और इस कदर उजरत का मुजाहरा किया जा रहा है कि इस तरमीम की काबीना से मंजूरी के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ की अजरबैजान से वापसी का भी इंतजार नहीं किया गया, बल्कि आज सुबह जब तरमीम की काबीना से मंजूरी ली गई तो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास की सरबराही अजरबैजान से वीडियो लिंक के जरिए की और सिर्फ 1 घंटे के अंदर काबीना ने तरमीम की मंजूरी दे दी, जिसके बाद बिल सेनेट में पेश कर दिया गया, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बिल पर बहस के लिए पूरे ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का मुतालबा किया, मगर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह मुतालबा मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारर ने ऐवान को बिल की तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि 27वीं आईनी तरमीम में 3 बुनियादी तब्दीलियां तजवीज़ की जा रही हैं। पहली तब्दीली है कि अब फील्ड मार्शल का एजाज ताहयात बरकरार रहेगा, जबकि चेयरमैन ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म करके चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया ओहदा कायम किया जा रहा है और यह ओहदा भी आर्मी चीफ के पास ही होगा। दूसरी तब्दीली है कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंचेस की जगह नई आईनी अदालत का क्याम होगा, और तीसरी बड़ी तब्दीली जजेस के ट्रांसफर से मुतालिक है, जिसमें एग्जीक्यूटिव के इख्तियार में कमी करके यह इख्तियार अब जुडिशल कमीशन के सुपुर्द कर दिया गया है। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारर ने आज सेनेट के इजलास में बताया कि 27वीं तरमीम में अदलिया जजेस के तबादले, आर्म फोर्सेस की कमान के स्ट्रक्चर में तब्दीली समेत मजमूई तौर पर आइन की 48 शिकों में तरमीम की जा रही है। सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम का जो मुसवदा हुकूमत की जानिब से पेश किया गया है, उसके मुताबिक आर्टिकल 243 जो आर्म फोर्सेस के कमांड स्ट्रक्चर से मुतल्लिक है, इसकी एक शिक में तब्दीली की गई है, जबकि आर्टिकल 243 में 7 नई शिकों का इजाफा किया गया है, जिसके मुताबिक 27 नवंबर से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा खत्म करके चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा तश्कील दिया गया है, जो आर्मी चीफ के पास ही रहेगा। इसी तरह तरमीम के मुताबिक वजीर आजम आर्मी चीफ की सिफारिश पर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर का तकर्रुर करेंगे। आईनी तरमीम में आर्टिकल 243 में शिक नंबर 7 का भी इजाफा किया गया है, जिसके मुताबिक फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट का एजाज ताहयात बरकरार रहेगा, यानी ये तीनों रैंक्स सारी जिंदगी अपने यूनिफॉर्म और मराद के हकदार होंगे। अहम बात यह कि आर्टिकल 243 में ही शिक नंबर 8 का भी इजाफा किया गया है, जिसके मुताबिक चूंकि फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट कौमी हीरो हैं, इसलिए उन्हें उनके ऑफिस से सुबुकदोश नहीं किया जा सकता, सिवाय आर्टिकल 47 में दिए गए तरीकेकार के तहत, यानी जिस तरह सदर मुमलिकत को पार्लियामेंट इंपीचमेंट करके ओहदे से हटा सकती है, सिर्फ इसी तरह इन अफराद को उनके रैंक से हटाया जा सकेगा। तरमीम में तजवीज़ की गई है कि नई शिक 9 के मुताबिक जिस तरह सदर मुमलिकत को आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल है, वही इस्तिस्ना फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट को भी हासिल होगी, यानी क्योंकि ये रैंक ताहयात है, इसलिए जो इस्तिस्ना इनको दी जाएगी वो भी ताहयात होगी। इसके अलावा शिक 10 के मुताबिक फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदे की मियाद खत्म होने के बाद वफाकी हुकूमत इन्हें कोई भी नई जिम्मेदारी सौंप सकती है। आर्टिकल 243 में तरमीम से मुतालिक वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारर ने सेनेट इजलास में मजीद क्या बताया, सुनिए। आर्मी चीफ जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे, द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ की अपॉइंटमेंट भी उसी तरह वज़ीर आज़म की एडवाइस पे हुआ करेगी। जो नई क्लॉजेस डाली गई हैं वो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हैं जी। 5 कहती है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज 4 द ऑफिस ऑफ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी शैल स्टैंड अबॉलिश्ड विद इफेक्ट फ्राम 27th day of November 2025। इसके बाद नई तकर्री नहीं होगी, क्योंकि हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं उन्हीं को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जिम्मेदारी सौंपनी है। ये तजवीज़ है। Where the federal government promotes a member of armed forces to the rank of field marshal, marshal of air force and admiral of fleet, such officer shall retain the rank privileges and remain in uniform for life। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में ये राइज है। कमांड वो रिलिंक्विश कर देंगे, अगर वो चीफ ऑफ एयर हैं तो अपना टाइम जब उनका मुकम्मल होगा वो कमांड रिलिंक्विश करेंगे। आर्मी चीफ हैं उस टाइम के मुताबिक करेंगे,
लेकिन ये जो उनको टाइटल और रैंक फील्ड मार्शल का अगर किसी को दिया गया तो आइन उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। ऑन कंप्लीशन ऑफ टर्म ऑफ हिज कमांड, ये वो बात है जिसकी वजाहत में अंडर द लॉ द फेडरल गवर्नमेंट शैल डिटरमिन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स एंड एडमिरल ऑफ फ्लीट इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, कि जब वो कमांड छोड़ते हैं तो उसके बाद वफाकी हुकूमत के लिए ओपन होगा कि उनको किसी एजाज़ी मुशावरती जिस भी कैपेसिटी में वो उन्हें कहें, क्योंकि वो कौम का सरमाया है, यूनिफॉर्म में हैं, टाइटल आपने दिया हुआ है, तो वो ऑप्शन भी दे दी गई है। आर्म फोर्सेस के कमांड स्ट्रक्चर में तब्दीली के अलावा हुकूमत ने अदलिया के स्ट्रक्चर में भी अहम तब्दीलियां तजवीज़ की हैं, जिसके मुताबिक मुल्क में नई वफाकी आईनी अदालत कायम की जाएगी, जिसके चीफ जस्टिस का तकर्रुर मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से किया जाएगा और यह अदालत तमाम आईनी मुकदमात की समाअत करेगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट दीवानी, फौजदारी और कारोबारी समेत दीगर मुकदमात की समाअत करेगी। नई वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस की तैनाती वजीर आजम की एडवाइस पर सदर मुमलकत करेंगे, जबकि मुजवजा तरमीम के मुताबिक अब आला अदलिया के जजेस को उनकी रजामंदी के बगैर दूसरी अदालतों में ट्रांसफर किया जा सकेगा और जो जज ट्रांसफर से इनकारी होगा वो रिटायर्ड तस्वुर किया जाएगा। इसी तरह जो जज आईनी अदालत या सुप्रीम कोर्ट का जज या चीफ जस्टिस बनने से इनकार करेगा वो जज भी रिटायर्ड तस्वुर किया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम हुकूमत कब तक मंजूर करवा लेगी और इसका असल मकसद क्या है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने जो इसमें से कुछ शिकें हैं वो मुस्तरद कर दी थी। इस पर मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने, नूली के रहनुमा हैं और स्टेट मिनिस्टर हैं फॉर लॉ एंड जस्टिस, और इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद, जो कि सेक्रेटरी इत्तलात हैं पीपल्स पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया शो पर ज्वाइन करने के लिए। अकील मलिक साहब, आज ये तरमीम का मुसवदा हम सबके सामने आ गया, उससे पहले तो आप लोगों ने पढ़ने के लिए हमें नहीं दिया, लेकिन आज जब पढ़ लिया है तो सवाल ये है कि इसमें ऐसी कौन सी इमरजेंसी वाली चीज़ थी जिसकी वजह से आपने काबीना का इजलास बुलाया, जबकि वजीर आजम मुल्क में नहीं है और उनको लिंक पर आना पड़ा? कौन सी ऐसी अर्जेंसी क्या थी इसमें? बिस्मिल्लाह शहजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, अर्जेंसी नहीं थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि कल करे सो आज करे सो अभी। सो ऑफ कोर्स और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर 2 दिन बाद वज़ीर आज़म आ जाते, 1-2 दिन अज़रबैजान में तो नहीं रह जाते से। जब एक इतनी ज़्यादा चहम गोइयाँ तमाम तर मामले पे चल रही थी, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, अब तो पब्लिक डोमेन में है, आपके सामने है। और मेरे ख्याल से जब एज कस्टोडियन ऑफ दिस ड्राफ्ट या एज टेक्स्ट, जब अभी भी वो देखें कमेटीज़ में उसकी बारीकी से उसको देखा जा रहा है और उसके ऊपर डिलिबरेशंस हो रही हैं, थ्रेड बेड डिस्कशंस हो रही हैं, ये नहीं है कि उसमें कोई चेंजेस नहीं हैं। अब कमेटी के जितने भी मेंबरान हैं, मैं पाबंद हूँ उसके हवाले से, तो इतनी मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन कमेटी के अंदर काफ़ी चीज़ों के ऊपर जो है वो डिस्कशंस हो रही हैं और अच्छी डिस्कशंस हो रही हैं। तो इसमें तब्दीलियों का इम्कान है जो प्रपोजल्स आए हैं? देखें, स्लाइट बिल्कुल, और ये राइट है पार्लियामेंटेरियंस का कि वो उसमें अपनी अगर कोई अमेंडमेंट मूव करना चाहें तो वो मूव कर सकते हैं, ये उनका राइट है। राइट तो ये भी है कि सहरा हासिल बहस होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि हो रही है। नहीं, मैं भी उसी कमेटी की मीटिंग बहुत जल्दबाजी में हो जाएगा ना ये सारा मामला। बिल्कुल भी नहीं, एब्सोल्युटली ये गलत एक तासुर दिया जा रहा है इस हवाले से। आज सबके सामने एक ट्रांसपेरेंसी के तमाम तर तकाज़ों को, जो हमारी लेजिस्लेशन के तमाम तर तकाज़े हैं, उनको साहब ने कहा आप पूरे सेनेट को जो है वो कमेटी डिक्लेयर कर दें ताकि यहाँ पे बहस हो जाए ओपन फोरम। ऐसा हो नहीं सकता, सबको टाइम मिलेगा, सब ने बातें करनी है, नेशनल असेंबली में भी सारे तकरीर करेंगे, सेनेट में ऑलरेडी आज कुछ लोगों ने तकरीर की, कमेटी के अंदर जो 35 से 40 लोग हैं उस कमेटी में, स्ट्रेटेजी तमाम तर लोग जो हैं, हर एक बंदा इसको माइन्यूटली देख रहा है। स्ट्रेटेजी तो यही लगती है कि बिल जब सामने आ गया तो फौरी तौर पे ये आईनी तरमीम पास हो जाए ताकि मुख्तसर बहस हो, ज़्यादा तवील बहस ना हो इस पर। नहीं, इस पर थ्रेड बेस्ड डिस्कशन का मतलब ही है कि सैर हासिल, इस पर गुफ्तगू हो, बहस हो। अब देखें, टोटल 3 चीज़ें हैं, उस पर कितनी को बहस हो जाएगी। आज भी हमने जो है तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद टाइम था, वो हमने तकरीबन 2:30 बजे से शुरू होकर 5 साढ़े 5 बजे कमेटी ख़त्म हुई है। कल भी कमेटी है 11 बजे, अब वो कितना टाइम लगाती है, उसके बाद फिर जो सेनेट का भी एक सेशन है, लेकिन आज ना उसमें वोटिंग हुई, ना कोई ऐसा मामला हुआ। हमें जल्दबाजी किसी चीज़ की नहीं है। नदीम साहब, प्रोसेस हमने 18वीं तरमीम भी देखी, 1 साल गुफ्तगू, 77 इजलास, पता नहीं 380-400 घंटे तक उस पर बहस होती रही। फिर 26वीं तरमीम में भी 1-1.5 महीना 2 महीना गुफ्तगू हुई, लेकिन यहाँ मंडे को बिलावल साहब बताते हैं कि हमसे शेयर किया गया है मुसवदा, उसमें ये नुकात हैं, ये प्रपोजल्स हैं। 5 दिन में हम देखते हैं कि आपका सीसी का इजलास भी हो जाता है, वहाँ से मंजूरी भी आ जाती है, कुछ मुस्तरद कर देते हैं। आपको भी क्या कहा गया था कि फौरी तौर पे ये करना है, मामला इसमें लटकाए नहीं इसको ज़्यादा? साहब, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक क्रेडिट तो दें कि सबसे पहले ट्वीट भी बिलावल साहब ने किया और फिर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का 2 दिन 5-5, 6-6 घंटे मीटिंग्स हमारी हुई हैं और हर एक रुकन ने डिटेल डिस्कशन किया, इसको खुल कर डिस्कशन की। और ये मैं समझता हूँ तमाम पार्टीज़ के अंदर अगर ऐसी डिस्कशन हो जाए
तो शायद अवाम के अंदर हमारे, मैंने कल पूछा राना साहब से कि पीपल्स पार्टी ने सीसी में भेजा, आपने तो ये भी नहीं नौबत की कि सीसी में पार्लियामानी पार्टी होती है, सीसी होती है, सीनियर लीडरशिप सारी बैठ के करना चाहिए था और चीज़ें पब्लिक देखे होना जो था, जो लीडरशिप फैसला करती है ऑलमोस्ट वो डिस्कशन वो हो जाता होता है हमारे जमहूरियत में, हमारी इस पार्लियामानी निज़ाम में। लेकिन एक डिस्कशन हो जाए तो लीडरशिप का भी, अब देखें लीडरशिप का मजिस्ट्रेसी के ऊपर, हमारे मजिस्ट्रेसी के ऊपर भी डिस्कशन हुई, डुअल नेशनैलिटी के ऊपर भी डिस्कशन हुई और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई डिटेल। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें अब भी इनको जल्दबाजी में कानून साजी जो होती है ना, वो उसमें फिर आवाम को खामखा शक होता है। नहीं, एहसन इकबाल साहब 12 दिन पहले तक कह रहे थे कि कोई 27वीं तरमीम नहीं आ रही, तो अगर सीसी में डिस्कस हुआ होता नून लीग की तो एहसन इकबाल साहब को तो पता होता। ये तो बैरिस्टर साहब जवाब दे सकते हैं, मैं इसका क्या जवाब। देखिए मेरे ख्याल से ये काम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का था और ऑफ कोर्स कुछ जो उसके कॉन्टोर्स थे वो नेशनल सिक्योरिटी के एम्बिट में या उसके पर्वी में आते थे, इसलिए हमने उसमें लंबा चौड़ा जो है तमहीद बांधने की ज़रूरत नहीं थी। जो ऑब्वियसली कंसर्न लाइन मिनिस्ट्रीज थी, जो कंसर्न ऑब्वियसली मिनिस्टर्स थे, उनके साथ डिस्कशन हुई और अपने इत्तेहादियों के साथ। देखिए ना, जब आपको एक ब्रॉड बेस कंसेंसस डेवलप करना होता है तो हमने इत्तेहादियों से बात की और हमने बिल्कुल इस बात को सपोर्ट किया। हमने कहा ये उनका राइट है बिलावल साहब का, बिलावल साहब ने ये बात जो है बिल्कुल इस चीज़ पे हमने उनसे सपोर्ट मांगी है। अगर उन्होंने एक्स पे पोस्ट कर दिया सो देयर इज नो इशू। दो जो मेजर चीज़ें, वैसे तो डुअल नेशनलिटी और वो भी है, लेकिन 18वीं तरमीम के हवाले से कुछ सब्जेक्ट्स का फेडरेशन पे जाना या एनएफसी फॉर्मूले को तब्दील करना, जब ये पेश की गई थी तो यही कहा गया था आप लोगों की तरफ से अकील साहब कि अवामी मफाद में है, गवर्नेंस के मसाइल हैं, अगर हमने डिवॉल्व किया है 18वीं तरमीम के जरिए सूबों तक तो निचले और इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाने चाहिए वसाइल, ये सारी बहस हो रही थी। आखिर में तो वो चीज़ें तो निकल गई, तो अब ये तो उसमें रह गया, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट रह गया, ट्रांसफर ऑफ जजेस रह गया, आर्टिकल 243 रह गया, जिसका बराह रास्त अवाम से या गवर्नेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर देखिए अब किस चीज़ पे एग्रीमेंट हुआ, वो यही 3 पॉइंट्स हैं। मेरे ख्याल से इस तमाम तरह सिचुएशन के ऊपर जो चीज़ें हमने सामने रखी थी, क्योंकि बिलावल साहब खुद इस चीज़ को अपनी ट्वीट में कहते हैं कि ये एरियाज़ हैं या ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिस पे मेरे से सपोर्ट मांग रही है हुकूमत, और उसमें पॉपुलेशन बिल्कुल एक वैलिड कंसर्न है। एरिया ऑफ कंसर्न पॉपुलेशन भी है, एजुकेशन भी है, इसी तरह उसके साथ साथ हमने डुअल नेशनैलिटी की भी बात की जो कि शायद उन्होंने उस पर नहीं लिखी, लेकिन ऐसी चीज़ें हैं जो अवाम के साथ जिनका डायरेक्ट एक ताल्लुक राब्ता था। और उसके साथ जब हम डेवोल्यूशन की बात 140 से, क्योंकि पंजाब हुकूमत की तरफ से रेजोल्यूशन आई, हमारे दूसरे इत्तेहादी MQM वाले वो आज भी ये कमेटी में बात कर रहे थे और बिल्कुल हमने आज ये उनसे कहा कि हम आपके साथ हैं और बिल्कुल हम इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। जो निचले सतह तक आपने जो डेवोल्यूशन करनी है पावर की वो होनी चाहिए। अब ये 70-75 वोटें तो हमारे इस इत्तेहादी के पास तो हैं, पंजाब में तो क्यों हम नहीं कर चाहते हैं। देते? देखिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरूरत है ना, कोई अमेंडमेंट, देखिए अमेंडमेंट 140 के अंदर जरूरत है। देखें लेकिन पंजाब में लोकल बॉडी सिस्टम आप ला रहे हैं और पाकिस्तान की तारीख का थका हुआ सिस्टम आप ला रहे हैं। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम अदालत में भी जाएंगे उसके ऊपर। और देखें वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को नहीं आ रहा, सारे फंड अब जो NFC भी ये ला रहे थे उसमें भी सबसे ज़्यादा नुकसान तो पंजाब का था। कल बिलावल साहब ने डिटेल हमारी डिस्कशन में सबसे ज़्यादा नुकसान 250 अरब तो कटौती पंजाब की होनी थी। और अगर एजुकेशन आपने फेडरेशन को भेजना है तो मरियम साहबा एक स्टेटमेंट दे दी थी, मैं इसके हक में हूँ, करें फिर सिंध को प्रेशराइज करते ना आप। मरियम साहबा कहती कि भेज दें, पंजाब से निकाल दें एजुकेशन को, या जो भी है सिंगल नेशनल करिकुलम वाला भेज दें। मैं तैयार हूं, अब सिंध को मुतमईन करें। एक वजीर आला की बात तो नहीं है ना, ये कम से कम चारों इकाइयां जो है, ये चारों सूबे मिलके जो है फेडरेशन बनाते हैं। और ये पॉइंट संजीदगी से डालें। ये अगर संजीदगी होती तो मरियम साहबा यहाँ होती ना, वो तो ब्राजील में गई हुई क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। देखिए कॉप में वो, हाँ, लेकिन अगर वाकई 18वीं तरमीम संजीदा इशू होता तो फिर चीफ मिनिस्टर की तो तवज्जो यहाँ पे होती ना। देखिए सूबों का जो एक सब्जेक्ट मैटर था ना सूबों का, वो पॉपुलेशन के हवाले से था, वो एजुकेशन के हवाले से था, वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर के हवाले से था। उस पे जब इत्तेफाक राय नहीं हो सका, एक कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका, उस बड़े इत्तेहादी के पता था कि पीपल्स पार्टी इत्तेफाक नहीं करेगी तो मैं चली जाती हूँ बाहर। नहीं, मेरे ख्याल से वो इनवाइटेड हैं एंड ऑब्वियसली वो एक हुकूमत की नुमाइंदगी कर रही है, अपने सूबे की नुमाइंदगी। एक तासुर है चंद साहब कि पीपल्स पार्टी ने भी बता दिया कि ये मामला हैं, 18वीं तरमीम भी, NFC भी, उनको पता था कि इस पर हुकूमत भी संजीदा नहीं है और आखिर में ये तरमीम जब पास हो जाएगी तो आप कहेंगे कि देखें
हमने 18वीं तरमीम के रोल बैक को निकाल दिया, NFC को निकाल दिया, हमने जो है देखिए शहजाद एक बुरी भाई, तरमीम से आपको अब बचा अगर- दिया, अगर- जैसे फजल रहमान कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम से डंक निकाल दिया था हमने। अगर आपने पीपल पार्टी पे तनकीद नहीं, करनी तासुर हो, है। नहीं अगर आपने जी। तनकीद करनी हो तो आप कई तरीकों से कर सकते हैं, ये तो आपका राइट है, आपको मैं कैसे रोक सकता हूँ, जी। या कोई और भी करना चाहे। जी। लेकिन एक क्लियर गवर्नमेंट की तरफ से चीज़ आई, उस पर बिलावल साहब ने अपनी CC में उठाया, सोशल मीडिया पे डाला, लोगों ने डिबेट की। अब मजिस्ट्रेसी का निज़ाम है, उसमें बड़े हमारे पार्टी के अंदर भी बड़े लोग उसके हक में भी थे, लेकिन मेजॉरिटी खिलाफ है और आर्गूमेंट्स थे कि हम 50 साल पीछे जा रहे हैं। पुलिस ऑर्डर है 2002 का, उसकी वायलेशन, फिर मजिस्ट्रेसी जी 3 साल 7 साल सजा देने की इजाज़त देने डिप्टी कमिश्नर को। क्या डिप्टी कमिश्नर ने लोकल बॉडीज निज़ाम के एडमिनिस्ट्रेटर ने ठीक कर लिया है? हाउसिंग सोसाइटियाँ पास करनी होती हैं पैसे लेके, वो ठीक कर ली हैं डिप्टी कमिश्नर ने इससे पहले जो जाहिर सी बात है, हम पीछे चले जाते हैं और तो पीछे फिर चले जाते आप पाकिस्तान को, ये हुकूमत को बड़ा संजीदा मैं समझता हूँ डिटेल डिस्कशन डुअल नेशनलिटी पे क्यों अपोज किया आप लोगों ने? नहीं, हमारे अंदर डिस्कशन हुई, लेकिन हमने कहा कि इसके ऊपर ये डुअल नेशनल नहीं हो सकते, आप नहीं हो सकते, तो फिर ब्यूरोक्रेट्स, हमारी जजेस, ये पार्टी क्यों के हो सकते हैं अंदर dual हमारी national? पार्टी के अंदर इन पॉइंट्स पे सख्त इख्तलाफ हुआ और इत्तेफाक राय ना हो सका, इसकी वजह से। लेकिन मेजॉरिटी की राय, वजह क्या, मतलब आप हक में है कि कौमी असेंबली का मेंबर, सेनेट का मेंबर डुअल नेशनल ना देखें हो, उसमें, लेकिन ब्यूरोक्रेट और जजेस हो? देखें जो राय रखता है, हर एक की राय रखता है, मैं अब आपको वो वजह तो नहीं बता सकता ना, CC के हमारी वजह फर्दे वाहिद जज तो नहीं है कोई? नहीं, फर्दे वाहिद की बात नहीं है, फर्दे वाहिद की बात। सिंध से कुछ लॉयर्स हैं, वो लिख रहे हैं अपने मेरा एक्स ख्याल है अकाउंट वगैरह पे गवर्नमेंट, कि जज मेरा साहब ख्याल है की उस दोहरी शेख के शरीयत ऊपर, है। उस शेख के ऊपर गवर्नमेंट शायद इतना सीरियस भी नहीं। नहीं, हम नहीं थे। सीरियस हैं बिल्कुल, ऑब्वियसली हम तो तो कहते हैं कि फिर बस ये थे, अगर ये सीरियस हुए ना, तो हमारी पार्टी के अंदर ये हम अगर consensus दोहरी अच्छा- शरीयत नहीं रख सकते, हम- और उसमें खाली सिर्फ ये जजेस की बात नहीं थी, उसमें तमाम तर ब्यूरोक्रेसी की बात थी, उसमें तमाम तर वो लोग जो इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, एंड दैट ऑब्वियसली इंक्लूड्स द डिफेंस फोर्सेस एज वेल। ख्वाजा असद पहले ही कह चुके हैं कि बड़े सारे पंजाब में जो है टॉप मैं ऑफिसर्स कहता वो हूं, डुअल नेशनल है। मैं वो बिल्कुल ख्वाजा साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ, और ये बिल्कुल, अगर आइन हुकूमत है ना जी, अगर आइन में गुंजाइश, अब इस वक्त अमेंडमेंट नहीं भी होती, अगर हुकूमत समझती है कि ये गलत है, तो अभी उन अफसरान को हटा दें नोदों से। देखिए इस 27वें में तो ना हो सका, अभी क्या क्या अब गुड गवर्नेंस के तौर पे देखिए, क्राइटेरिया नहीं है ना अभी अच्छा तक तो, क्राइटेरिया मैं समझता हूँ कि इस पे भी मेरी जो राय है, मैं आपको अंदर की बात हूँ, मुझे लगता है हुकूमत सीरियस नहीं। आपको ये लगता है? वो कह रहे हैं हम सीरियस। अच्छा, NFC अवार्ड के हवाले से इनकी हुकूमत की ये राय, इमरान खान की, मिफ्ता इस्माइल सब कहते हैं कि वफाक ऐसे नहीं चल सकता, इस फॉर्मूले में इम्बैलेंस है, इसको नहीं, तब्दील लेकिन करना पड़ेगा। मेरे 3 सवाल जी। वफाक ने टैक्स एग्जम्पशन दी हुई है 300 अरब की, 1000 अरब हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसको DMG अफसरान चलाते रहे एज ए प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर, PIA, रेलवे, आप लिस्ट उठा के देख लें जो आज फिर मजिस्ट्रेसी मांग रहे हैं, जिन्होंने इन ऑर्गेनाइजेशन में जो सफ़ेद आती है, हमने पाले हुए मेजर रोल इन DMG के अफसरान का है। तीसरे नंबर पे आप कहते हैं कि जी आप 25 महकमे तो हैं जो आपके ऑडिट ही नहीं करवाते, 300 अरब की टैक्स एग्जम्पशन आपने दी है फेडरल गवर्नमेंट ने, आप अपना टैक्स का निज़ाम ठीक कर नहीं सकते, आप इतनी इस्लाहात की हमने, तो टैक्स फिर के अंदर ये रिफॉर्म्स मैंने किए मेरी हैं। बात देखिए, सुनिए, आप सबसे कहते हैं ज्यादा हम टैक्स सूबों से फाइलिंग पैसे जो है, लेंगे, लेकिन सूबों- ये मुझे बताएं कि ये जो सफ़ेद हाथी जिसकी आप बात कर रहे हैं चंद साहब, ये सफ़ेद हाथी भी तो देखें ना, यहाँ पे कितनी ज़्यादा जो है अनॉमलीज हुई हैं इन तमाम तर डिपार्टमेंट्स में। अब PIA की क्यों हो रही है प्राइवेटाइजेशन, ये दीगर जो नदीम साहब कल राना सनाउल्लाह ने कहा है कि कुछ भी हो जाए NFC के जो अवार्ड है उसमें इम्बैलेंस है, तब्दीली होगी, पीपल्स पार्टी तैयार है, 27 में नहीं होगी तो 28 में होगी, 28 में नहीं होगी 29 में होगी। शहजाद साहब मेरे जो ख्याल अच्छी में वेलकम चीज मेरे है, ख्याल में नहीं होगी, मेरे ख्याल जो ये देखिए जिस चीज को वेलकम किया, बिलावल साहब ने खुद कहा कि आई वेलकम द टॉक्स और कॉन्वर्सेशन जो है वो हुकूमत मुझे कन्विंस बातचीत कर ले, होनी चाहिए। और बातचीत होनी चाहिए इस पे, बातचीत अच्छी पे बात कोई है, और इतराज बातचीत का नहीं है, आगाज बातचीत होनी जल्द चाहिए। होगा। सही है, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। 27वीं तरमीम पर हम बात करें, हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर अकील मलिक और नदीम अफजल चंद। अब वो बात करते हैं जो तरमीम में हो गया। बैरिस्टर अकील साहब, सबसे पहले तो बताइएगा कि ये आईनी बेंच पिछले साल बने और अब आईनी अदालतें बनाई गई हैं, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, क्या ज़रूरत पेश आई? क्योंकि उस वक्त भी यही दलील दी गई थी कि देखिए केसेस जो हैं 4, 5, 6 आईनी केसेस या पॉलिटिकल केसेस होते हैं और वो 40% टाइम ले जाते हैं, और आईनी बेंच हमने बना दी, तो बना दिए थे, तो अभी ये क्यों कर रहे हैं? आईनी बेंच जो था उस वक्त PTI और JUIF की, क्योंकि हमें उनके वोट दरकार थे JUIF के, और ज़ाहिरी बात है उस हवाले से उन्होंने कहा कि अभी फ़िल वक्त एक ट्रांजिशनरी पीरियड में रखें, अभी डायरेक्टली कोर्ट की तरफ मत जाएं, एक आप आईनी बेंच बना दें
आइनी बेंच बनाया। आइनी बेंच का सबसे बड़ी जो तनकीद आती है वो आपकी सहाफ़ी बरादरी की तरफ से आती है। वो कहते हैं ये क्या हो गया जी, जर्नलिस्ट कहते हैं आप कोर्ट विद इन कोर्ट है, ये आइनी अदालत तो काम नहीं कर रही, सिविल सोसाइटी कहती है आइनी अदालत काम नहीं कर रही। अब हमें बताएं कि हम किधर जाएं। क्या एक अनफिनिश एजेंडा, अनफिनिश जो बिज़नेस था इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोड के हवाले से, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जिसका जिक्र है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने 27वीं तरमीम में उसको इंट्रोड्यूस किया, जो कि एक ओरिजिनल आइडिया था उस वक्त हमने जो फैदम किया और हम उसको आगे लेके चल रहे हैं। आइनी कोर्ट, आइनी अदालत एक सेपरेट कोर्ट हो। 2 से 3%, मैं रीजनिंग पे भी आ रहा हूँ, 2 से 3% ये कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होते हैं। अभी आप देखें 66,000 केसेस जो हैं उसमें से मेरे नहीं ख्याल के तकरीबन 10 से 15,000 केसेस जो हैं वो आइनी मामला से भी कम होंगे। ये भी बहुत कम होंगे। 10-15,000 तो बहुत ज्यादा बता रहे हैं। दीगर जितने भी हैं, अब मुझे बताएं जितनी तो पिछले एक साल में आप देखते भी हैं ना, पिछले एक साल में कोई 3 केसेस का फैसला दिया आइनी बेंच। और उसकी प्राइम रीजन क्या है? उसकी प्राइम रीजन ये है कि मार्स या जुपिटर या वीनस से तो जजेस नहीं आने, ये आइनी बेंच के जो जजेस हैं, इज्जत माफ जजेस, ये जाके अपनी डॉकेट में रेगुलर जो काम होता है आइनी केसेस के अलावा वो ये करते हैं। उनके ऊपर ये दोहरी जिम्मेदारी नहीं होगी। बिल्कुल। लेकिन एज क्यों बढ़ाई है 68? आप नए जजेस हाई कोर्ट से एलिवेट करते इस आइनी अदालत में और वहां पे करते, एज क्यों बढ़ाई? फैसिलिटेट करना है किसी को? नॉट एट ऑल। ये अभी भी देखें इस हवाले से दुनिया पूरी में एक कॉन्सेप्ट है। अमेरिका में तो एज है ही नहीं, बरतानिया या दीगर मुल्क हैं उधर 70 है, कई जगह 75 है, अभी 68। हमारी तरफ से एक तजवीज़ आई है, उस तजवीज़ को कमेटी के मेंबरान अगर कहें कि इसको जी इनलाइन करें सुप्रीम कोर्ट के साथ, 65 कर दें, वो बिल्कुल हो जाएगी। अगर वो कहें 70 कर दें, वो बिल्कुल हो जाएगी। होना आप लोग भी मान गए इस पे आइनी अदालत बनाने पर? हमारा तो मैनिफेस्टो का है मेन, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में है। बहुत सारी चीज़ें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो हम चाहते हैं, और हमने हुकूमत से ये डिमांड भी अब रखनी है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे कम्प्लीटली अमल किया जाए। लेकिन क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट शहीद बीबी का विजन था, और ये अलहदा बात है कि बहुत सारा ज़ियाउल हक का जो गन था वो हमने 18वीं तरमीम में साफ़ किया। लेकिन इस जो पीपल पार्टी का मौक़िफ़ है उसमें हमारी बदनीति शामिल नहीं है। अब आगे जाके कोई बदनीति शामिल हो, नहीं मैं नहीं कहता, मैं ये इनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाता, लेकिन ये एज बढ़ाना या ये चीज़ें एक तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो इस शिक का जिक्र किया जाता है, वैसे तो बहुत सारी शिकें हैं जिस पे कोई अमल दरामद नहीं हो रहा, लेकिन इस मखसूस शिक का जिसका आपने जिक्र किया उसमें लिखा हुआ था कि 6 साल के लिए बनेगी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, और उसकी वजह ये थी कि मुशर्रफ ने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया था। आप लोग चाहते थे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद वापस जमहूरियत आए और आइन का हुलिया बेहतर किया जाए। 6 साल तो गुजर गए, हुलिया बेहतर करेंगे। हुलिया देखें, जो सोच थी ना, जिस सोच के शहीद बीबी और मियाँ साहब की वजह से, जिस सोच की वजह से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन करना पड़े, अब इसमें बहुत सारा पॉलिटिकल फोर्सेस का भी कसूर है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को मुख मुका का नाम दिया गया। जो पॉलिटिकल फोर्सेस मुख मुका का नाम देते थे, आज अगर वो भी सिग्नेचरी होते तो आज बेनिफिट होते, आज मुल्क के हालात ये ना होते। देखिए, ये एक डिबेट होनी चाहिए। मैं समझता हूँ आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे तमाम पॉलिटिकल जमातों को जी आना चाहिए, पीटीआई समेत। उस वक्त मसला ये और अगर तमाम पॉलिटिकल जमातें इस मुसवदे को, जिसको मुख मुका का और ताने देते थे जिसके ऊपर, अगर आज उस पर आ जाएं तो आप देखें कि मुल्क के हालात कैसे चेंज होते हैं। आपको ये था खदशा, और बिल्कुल दुरुस्त भी था, कि अपने मर्जी के जजेस लगाए हुए हैं, इनके होते हुए तो आइन तब्दील नहीं हो सकता। सारे खदशात तो शहीद बीबी के दुरुस्त है ना, शहीद बीबी ने तो लेकिन बहुत अब तो बड़ा मामला नहीं है ना। अब तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी आप लोगों ने बनाए हैं, आप लोगों ने तरमीम की। आप किस तरह समझते हैं? साकिब निसार और इफ्तिखार चौधरी को आप भूल गए? बीबी की शहादत के बाद ही वो जजेस थे। नहीं, मैं कह रहा हूं 26वीं तरमीम में तो एड्रेस कर दिया। मैं ये सुने, बिलावल साहब बाद में थे, बड़े बड़े अभी भी देखे उनकी रूहें बिलावल साहब ने 26वीं तरमीम के पास होने पर, अभी रूहें फिर रही हैं। बिलावल साहब ने 26वीं तरमीम के पास होने पर और आईनी बेंच बनने पर क्या कहा था सुनने? उन्होंने कहा था आईनी बेंच आईनी कोर्ट ही है, कोई फर्क नहीं है इसमें। सुनिए जरा। आईनी अदालत बनाना था। आईनी अदालत को हमने क्या सिर्फ एक बिल्डिंग में रख के फिर अदालत बनता? 184 का पावर्स, 186 का पावर्स, अपना कोई हेड, आइन में उसका मानना, तमाम इख्तियारात जो आईनी अदालत को देना था वो तो मिल गया आईनी बेंच को, राइट? और अब मैं इससे ज़्यादा क्या चाहूँगा, नाम जो भी रख ले, मैंने अपने जलसा में भी कहा, नाम जो भी रख ले, मगर जिस तरीके से लोग आईनी बेंच और आईनी अदालत में एक बहुत बड़ा कंप्रोमाइज़ की तरह पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ये गलतफहमी है। बेंच आईनी अदालत एक ही चीज़ है, नाम में फ़र्क है बस। देखिए, मेरे ख्याल में जजेस की कमी बिल्कुल है उसमें। नए जजेस एलिवेट हो जाएंगे और
चीज़ें बेहतरी की तरह हमारी तो नीयत है, वरना नहीं होंगी बेहतर तो चंद सालों बाद ख़त्म हो जाएगा। ये क्या हो सकता है? ये मुल्क में रिफॉर्म्स तो होती रहती हैं, और पाकिस्तान जिस स्टेज पे जिस तेज़ी से लोगों का शऊर तरक्की कर रहा है, हाँ। मैं तो समझता हूँ कि चीज़ें इंशाल्लाह अल्टीमेटली बेहतरी की तरफ ही जाएंगी। और आज बीबी शहीद के बाद कितने बाद चार्टर डेमोक्रेसी के कितने सालों आपको बाद लगता है कि अदलिया मजबूत हुई है इससे? नहीं, ये तो जजेस के रवैयों पे डिपेंड करता है, जजेस के अमल पे डिपेंड करता है, इस पे मैं कमेंट्स नहीं वही कह रहा हूँ ना, जो पहले भी तरीक़ेकार था उसमें साकिब देखिए, निसार भी आए, उसमें इफ्तिखार चौधरी भी आए, कानून साजी से उसमें फाइजीसा भी आए। सिर्फ कानून साजी से कोई इदारा मैं वही कह रहा हूँ, तो पहले भी आप कह रहे हैं साकिब निसार भी थे, तो फाइजीसा भी थे, इफ्तिखार चौधरी भी थे। रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी की सूरत में क्या मिला? इफ्तिखार चौधरी का इंसाफ मिला हमें, अदलिया बहाली, एक ही तहरीक चली पाकिस्तान ने हमारी ज़िंदगी में, तो उससे बड़ा खलवाड़ तो नहीं हुआ। चलें, आर्टिकल 243 को भी अमेंड किया गया इसमें। आपने पहले तो कहा कि देखें जब तक ये चीज़ मंजर आम पर नहीं आती मैं आप बात नहीं करेंगे। आप ज़रा बताइएगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे, क्या मतलब है इसका? क्या इसका ये मतलब है कि जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है और चीफ ऑफ एयर स्टाफ है वो भी रिपोर्ट करेंगे अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को, जो कि आर्मी चीफ होंगे, उनके पास वो भी ओहदा होगा? देखिए, आपके मुल्क के जो डायनामिक्स हैं, बिलखसूस जो बयान मरसूस और मार्का हक के बाद, यू नीड स्पेशली बिफोर आई गो ऑन टू द नीड, मेरे ख्याल से इस तमाम तर मामले के ऊपर आपको ये देखना है कि जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है आपका वो यकसर तब्दील हो चुके हैं, वो उसके डायनामिक्स जो हैं वो तब्दील हो चुके हैं। ये रियलाइजेशन या रेकनिंग जो है ये हमें इस हालिया जो पाक भारत जंग थी इसके बाद हमने रियलाइज़ किया, ये रेकनिंग हुई। उसके बाद आपको एक वॉर टाइम स्ट्रैटेजी के लिए यूनिटी चाहिए, उसके अंदर जॉइंटनेस चाहिए, उसके अंदर सिंक्रोनाइजेशन चाहिए, उसके अंदर आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए, एक कोहेसिव अप्रोच चाहिए इस तमाम तर इशू के ऊपर। अब यहाँ पे एक सेंट्रल कमांड का होना वो बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान के डायनामिक्स जो एक फैक्चुअल पोजीशन है, आपको पता है कि जो लैंड हमारी कह लें जो ज़मीनी जंग होती है वो वेस्टर्न ईस्टर्न बॉर्डर दोनों आप देख लें, मतलब फितना अल खवारिज या स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो भारत की तरफ से है, पहले अफगानिस्तान के हवाले से और भारत के हवाले से अगर आप देखें तो उन्होंने भी ये देखें ना, अब साइबर स्पेस में भी था, ये ज़मीनी भी था, ये उसके साथ आपकी एयर स्पेस में भी था, तमाम तर चीज़ें हैं। ज़रूरत क्या थी वो तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन मैं ज़रा चाह रहा हूँ कि इसको ज़रा समझा देना। एक तो ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कंकरेंटली चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे, जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे वो CDF भी होंगे, ऐसा ही है? ऐसा ही है, सही है। और जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ या चीफ ऑफ एयर स्टाफ होंगे वो रिपोर्ट कर रहे होंगे CDF को। देखिए, मतलब उनके मातहत होंगे? मातहत नहीं होंगे, ये गलत चेन ऑफ कमांड में होंगे, चेन ऑफ कमांड में होंगे, चेन ऑफ कमांड में होंगे। वो अपने अपने रिस्पेक्टिव जो देखें एयरफोर्स के वो चीफ हैं, वो बिल्कुल एयरफोर्स की चीफ हैं, नेवल चीफ हैं वो अपने इदारे के चीफ हैं, इसी तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो अपने इदारे के चीफ हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो रियलिटीज़ हैं इस जंग में भी जो वो यूनिटी ऑफ कमांड जो है CDF के पास होगी, वो देखें बिल्कुल, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी के लिए आपको चाहिए, वो आपको सिनर्जी के लिए चाहिए, वो आपको कोऑर्डिनेशन के लिए चाहिए। अगर चीज़ें इस हवाले से जो इदराक हमें हुआ है पाक भारत जंग के बाद, तो ये वाज़े तौर पे एक चीज़ नज़र आई जिसमें और बेहतरी हो सकती है। और एक ओहदा जो ऐड किया गया है वो है कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड, जो कि रिकमेंडेशन होगी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की और प्राइम मिनिस्टर उनको अपॉइंट करेंगे। इस ओहदे का क्या रोल होगा एग्जैक्टली? दुनिया पूरी में जिन ममालिक की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं और बिलखुसूस जिस हवाले से जो ऑगमेंटेड डिफेंस उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, जिस तरह कोई मुल्क अगर एक इस अपने डोमेन में एक ताकत होता है और इस हवाले से उसकी सेंसिटिविटीज़ उसके साथ अटैच होती हैं, तो इस मामलात को देखने के लिए या इस हवाले से जो कि मैं समझता हूँ कि पब्लिक कंजम्पशन या पब्लिक डिस्कोर्स के लिए ये चीज़ नहीं, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के एलिमेंट के साथ जुड़ी है और ये बड़ी हसास बात है। ठीक है, और आप लोगों ने ये भी कहा है इसके लिए जो है वो होना ज़रूरी है और हमने वाज़े तौर पे उसको जो आइन में तयन उसका करना था वो। ठीक है, आपने ये भी कहा फील्ड मार्शल या कोई भी शख्स मार्शल ऑफ एयर फोर्स या फिर एडमिरल ऑफ फ्लीट पर तैनात होगा, वो दे विल रिमेन इन यूनिफॉर्म फॉर लाइफ टाइम, मतलब लाइफ टाइम के लिए वो ओहदा होगा। टाइटल ठीक है, टाइटल देखिए, रैंक और टाइटल में और अपॉइंटमेंट में फर्क है, एंड वी नीड टू ड्रॉ दिस डिस्टिंक्शन, और ये क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये एक इतना ऐसा तासुर दिया जा रहा है जो माज़रत के साथ मुझे कहना पड़ता है, जो सोशल मीडिया पे लोग बैठे हैं वो शायद अपने ही तर्ज पे कोई इसकी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, अपने ही तर्ज पे जो है वो इसकी डेफिनेशंस निकाल रहे हैं। इसमें वाज़े तौर पे देखने की ज़रूरत है नेशनल हीरोज़ जो आपकी कौम के कमांडिंग पोजीशन क्या और आपके एजाज़ात क्या है, एजाज़ात, रैंक्स, टाइटल्स,
वो देखिए एक ऑनर है सही, मैं इसको जरा क्विकली रन थ्रू करूंगा। 243 243(8) में है, आर्टिकल 47 के तहत उनको हटाया जा सकता है और कोई तरीका नहीं, यानी कि जो इंपीचमेंट का तरीका है सदर पाकिस्तान का, तभी फील्ड मार्शल या मार्शल ऑफ एयरफोर्स या एडमिरल का ओहदा उनसे लिया जा सकता है। फिर 9 जो है इसका सेक्शन, वो 248 के तहत कहता है कि उनको इस्तिस्ना हासिल होगी, इम्यूनिटी होगी। ये देने की जरूरत क्यों पड़ी फील्ड मार्शल को? बिकॉज फील्ड मार्शल तो लाइफ टाइम के लिए होंगे और इसका मतलब उनकी इम्यूनिटी भी लाइफ टाइम के लिए होगी। देखिए, इस तमाम तर मामले के ऊपर आप देखें कि आपके नेशनल हीरोज़ हैं, आपने जंग जीती है, आप बिल्कुल आप उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं और मुतबातिर तौर पे आप उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। दे शुड बी सेलिब्रेटेड बिकॉज हमारे नेशनल हीरोज़ हैं। तो हमसे जो कुछ देखें ना, कौमें अपने नेशनल हीरोज़ को सेलिब्रेट करती हैं, तो हमें क्यों नहीं करने चाहिए? हमें भी करने चाहिए। उसमें इम्यूनिटी हो, उसमें उनके जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, जो उनकी रैंक्स एंड टाइटल्स हैं, उन सबको रिकग्नाइज और रजिस्टर करना चाहिए। अच्छा, और इसमें यह भी कहा गया है कि जब वो अपने कमांडिंग ओहदे से रिटायर हो जाएंगे, यानी कि जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं रहेंगे और अगर वो फील्ड मार्शल हुए इस वक्त कोई भी शख्स, तो फिर उनको हुकूमत कोई और जिम्मेदारियां भी दे सकती हैं। बट एक शख्स जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहा है, फील्ड मार्शल को ओहदा है, रिटायरमेंट के बाद हुकूमत कैसा ओहदा देगी उनको? एनीथिंग जो भी उनको दिया जाएगा वो उनके एजाज से तो कम ही होगा। With the wealth of experience that they have under their belt, जो उनके पास तजर्बा है और जो उनकी महारत है, हुकूमत देखेगी। ये हुकूमत का इस्तकाक है कि हुकूमत उनकी कैपेबिलिटीज़ को, उनकी जो उनका तजर्बा है उधर कहाँ उस दुरुस्त जगह उसका जो है इस्तेमाल कर सकती है और उसको जो है आगे बढ़ा सकती है फॉर द ग्रेटर नेशनल। आपकी पार्टी ने भी सीसी के पहले इजलास के बाद ये तो आगे कंफर्म कर दिया कि ये जो 243 अमेंडमेंट है, इसमें हम हुकूमत को सपोर्ट करने जा रहे हैं। इन्होंने कहा जॉइंटनेस, कोहेसिवनेस के लिए, सिंक्रोनाइजेशन के लिए सारा होना कुछ ज़रूरी है। बट अभी जो मौजूदा स्ट्रक्चर है इस अमेंडमेंट से पहले, उसके तहत भी हमने अपने 8 गुना बड़ी कुव्वत को शिकस्त दी है। फिर भी आपकी पार्टी समझती थी कि इसके स्ट्रक्चर को चेंज करने की ज़रूरत है, जो नया वॉरफेयर है उसके लिए। देखिए जी, इस पे मैं ज़्यादा कमेंट्स नहीं करूँगा, कोई मेरा लीगल बैकग्राउंड तो नहीं है जितना आपने पढ़ा है। मैंने लीगल से ज़्यादा आपका कोई फौजी बैकग्राउंड नहीं? नहीं, मेरा फौजी बैक है, मैं सियासी मेरा बैकग्राउंड है ज़्यादा। मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी सीसी में जो फैसला हुआ है उसके ऊपर मैं कमेंट्स क्या करूँगा। हमने इसको सपोर्ट किया है और कर रहे हैं। यूनानिमसली इस पे कंसेंसस था पार्टी में? तकरीबन यूनानिमस इस पे डिस्कशन हुई बड़ी, लेकिन अब किसी बंदे ने इसकी मुखालफत नहीं की, लेकिन डिस्कशन हुई हमारी पार्टी के अंदर। आज कमेटी में जब इस पर ही बात हो रही थी तो शायद ये भी सजेस्ट किया गया है कि जो प्रेसिडेंट को तो इम्यूनिटी होती है जब तक वो अपने ओहदे पर होते हैं, लेकिन उनको भी लाइफ टाइम इम्यूनिटी दी जाए या प्राइम मिनिस्टर को भी इम्यूनिटी दी जाए। सर्विस चीफ होता है अल्टीमेटली, तो जो सारी सर्विस का सरबराह तो प्रेसिडेंट ही होता है। हाँ, नहीं, इम्यूनिटी उनको भी मिलनी चाहिए फिर? मिलनी, इम्यूनिटी ऑलरेडी है, इम्यूनिटी प्रेसिडेंट को तो अपने टर्म के लिए जब तक वो सर्व कर रहे हैं एज अ प्रेसिडेंट। तो फिर अगर एक उनके एग्जेक्टिव पोस्ट के मतहत को आप इम्यूनिटी दे रहे हैं तो सरबराह को क्यों नहीं देंगे? जी अकील साहब, इस पर आज कमेटी में बहस हुई है तो इस पर गौर किया जा रहा है कि वजीर आजम को भी इम्यूनिटी दे दें और सदर को लाइफ टाइम। वैसे सियासी लोगों को इम्यूनिटी कम ही मिलती होती है। देखिए, मैं इस पे ये बेशक आइन में लिखा हो या ना लिखा हो, बिफोर द कमेटी इट्स नॉट अप्रोप्रिएट फॉर मी कि मैं इस पे कमेंट अभी करूं। कमेटी की प्रोसीडिंग्स हो जाएं, फिर उसके बाद जो भी फैसला पार्लियामान का होगा वो उसके हवाले से होगा। इसमें जो भी अगर कोई अमेंडमेंट लाना चाहता है, कोई इसमें और मजीद बेहतरी लाना चाहता है तो बिल्कुल लेके आ सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ जजेस पे पीपल्स पार्टी की आपने बात मान ली कि जो जेसीपी होगी उसमें वो 2 जजेस भी हों जिस कोर्ट से जो है थी। हम चाहते थे कि जज निकल रहा हो जहाँ पे जिस कोर्ट में जा रहा हो। हम चाहते थे कि इसमें जो आपकी एग्जेक्टिव का रोल है वो कंसेंट क्यों हटा दिया आप लोगों ने? देखिए, कंसेंट था, अच्छी बात। इसमें मैं ये समझता हूँ कि वो इदारा जो इंडक्ट कर सकता है, जो डिसमिस कर सकता है, वो ट्रांसफ़र भी कर सकता है। और उसमें जनरली स्पीकिंग आई एम श्योर कि ये कोई इस तरह लूजली अप्लाई नहीं होगा। जेसीपी में भी देखा जाएगा कि यहाँ पे किस हवाले से उनको ट्रांसफ़र किया जाए। मिसाल के तौर पे आज एक मिसाल दी लॉ मिनिस्टर साहब ने, आज़म वज़ीर तारिक साहब ने, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। उन्होंने कहा देखें, कई दफ़ा ऐसा होता है जिस तरह मिसाल के तौर पे कोई कंपनी जज है या कमर्शियल जज है जो कमर्शियल डिवीजन या कंपनी डिवीजन को देख रहा होता है, वो उसमें महारत रखता है, तो क्या उसको मूव करके जो आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं बलूचिस्तान में आ रही हैं, क्या उसको वहाँ पे नहीं भेजा जा सकता? एप्लीकेशन कैसे होगी नदीम अफजल साहब? अगर एक जज है, ठीक है, और आपको हुकूमत का कोई वो मुकदमा सुन रहा है, हुकूमत को पता है जेसीपी में इस वक्त हमें ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, तो वो जज को आप हटा देंगे, कंसेंट भी नहीं होगा, तो वो तो फिर एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है, लेकिन डिपेंड, कानून साजी तो पार्लियामेंट का हक है, लेकिन अमल दरामद अगर आप किसी बदनीति की बुनियाद पे करेंगे तो मैं समझता हूँ हमारी कानून साजी की वो अहमियत नहीं रह जाएगी।
अगर किसी को विक्टिमाइज किसी जज को करना हो तो वो और बात है, लेकिन जिस तरह बैरिस्टर तासुर तो यही जाएगा कि इस्लामाबाद के 5 जजेस हैं जो कि बार-बार खत लिख चुके हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, उन्हीं के लिए किया गया ये डिपेंड करता है कि हम अब इस पे हमारी नीयत क्या है, हमने अमल कैसे करना है। हुकूमत पहला अमल क्या होता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, मुझे तो नेक तो ख्वात हैं कि अल्लाह करेगा ये अपना हिस्ट्री में कोई गंदा नाम नहीं लिखवाएंगे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का अमल वहीं से शुरू होगा अकील साहब? देखिए नहीं, मैं ये समझता हूं कि जजेस के मामले में ना मैं किसी डिसाइड करना है हमारी वोट्स। देखिए जिस तरह आपने प्रेजेंट किया ये भी गलत तासुर है कि हमारी जब आपको ये पता होगा हमारी वोट्स में मैं गिन के आपको देता हूं वोट्स कितनी है। इस चीज का हम बिल्कुल अलल ऐलान कह रहे हैं, एक MNA, एक सेनेटर, एक लॉ मिनिस्टर, एक अटॉर्नी जनरल, एक नेशनल असेंबली स्पीकर की नॉमिनी, वो तो सिविल सोसाइटी से हैं। चले 5 और आप लोग खुद कहते हैं पाकिस्तान बार काउंसिल का इलेक्शन तो हम जीतने जा रहे हैं, वो किसका नॉमिनी हो गया? देखिए 6 हो गए आपके, 13 में से 6 तो यही हो गए। 5 हो गए ना, 5 तक ही रहे। ये तो नहीं होता कि पाकिस्तान बार काउंसिल हर दफा ही जो है वो हुकूमत। अभी तो मैंने ये कहा कि जब आपको महसूस होगी कि हमारी मेजॉरिटी है तो आप किसी जज को हटा देंगे। एक तरफ देखें 7 जजेस हैं, क्या वो 7 जजेस अपने ब्रदर जज के साथ या अपने, फिर तो आपको एक ही वोट चाहिए ना जुडिशरी से, फिर तो आपको एक ही वोट चाहिए। अगर आपके पास और MNA है, सेनेटर है, अटॉर्नी जनरल है, लॉ मिनिस्टर है, इसमें 15 हो गया है। कौमी असेंबली के स्पीकर इसमें तो 15 हो गया है शहजाद साहब, इसमें 15 हो गया है। इसमें तो वो जज भी है जो पीपल्स पार्टी की तरफ से भी तजवीज़ थी जो हमने एक्सेप्ट की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अकील मलिक साहब आपका भी और नदीम अफजल साहब आपका भी। प्रोग्राम में मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में जो मुज़ाकरात हो रहे थे कल, वो डेडलॉक के बाद बिला नतीजा ख़त्म हो गए हैं। याद रहे कि ये तीसरा दौर था, इससे पहले दोहा और इस्तांबुल में भी 2 दौर हो चुके थे और ये जो तीसरा दौर था ये 6 अक्टूबर से शुरू हुआ था। और कल ही जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अताउल्लाह तारर साहब, उन्होंने बता दिया था कि ये डायलॉग जो है वो नाकाम हो गए हैं, डेडलॉक इसमें आ चुका है। अब आगे क्या होने जा रहा है इस पर भी बात करेंगे। और जो 27वीं तरमीम में आर्टिकल 243 में तरमीम प्रपोज की गई है जिसमें आर्म्ड फोर्सेस का स्ट्रक्चर तब्दील किया गया है, उस पर भी हम बात करेंगे। इसके लिए हमें ज्वाइन किया है मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने। जाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले आर्टिकल 243 में जो अमेंडमेंट हुकूमत ने पेश की है आज सेनेट में, जिस पर मजीद जो है वो कमिटीज़ के अंदर बहस भी जारी है, इस हवाले से ज़रा बताइएगा कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, जो हायरार्की है उसमें किस किस्म की तब्दीली की गई है? क्योंकि अब इसमें कहा गया है कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स भी होंगे। क्या मायने है इसके शहजाद भाई, जो वन लाइनर में कह दूं ना कि ये जो ऑपरेशनल कंट्रोल है या जो ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस है वो अब यहां से होगा जी। जो एक सिनर्जी लाने के लिए, जॉइंट प्लानिंग के लिए, जॉइंट ऑपरेशन प्लान, जॉइंट ऑपरेशनल स्ट्रेटजी, जॉइंट रिस्पॉन्सेज, तो इसको एक ओवरआर्चिंग एक ऑपरेशनल हेडक्वार्टर आप समझ लें कि वो बनाया गया है, जिसमें क्योंकि लैंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इसलिए इसका सरबराह बनाया गया जी कि पाकिस्तान के अंदर हमारे ना जो देखने सुनने वाले उनको पता होना चाहिए कि जो हमारी लैंड स्ट्रेटजी है वो लीड करती है जी हमारी डिफेंस स्ट्रेटजी पूरी को। लैंड स्ट्रेटजी से मेरा मतलब ये है कि आपकी लैंड स्ट्रेटजी होती है, एयर स्ट्रेटजी होती है, नेवल स्ट्रेटजी होती है। तो जो लैंड स्ट्रेटजी है वो मेन लीड में है। फिर हमारा जो थ्रेट है पाकिस्तान को, जो प्रॉक्सीज की शक्ल में वेस्टर्न बॉर्डर पे है, फिर ईस्टर्न बॉर्डर पे आप देख रहे हैं, फिर जिस तरीके से मिसाइल्स का एक्सचेंज हुआ या जिस एस्केलेशन लेडर पे इंडिया लेके गया है और इंडियन एप्लीकेशन को सामने देखते हुए, तो विद इन द मिलिट्री स्ट्रेटजी जो लैंड फोर्सेस की स्ट्रेटजी है वो लीड में होती है। तो इसलिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मौजूद समझा गया है कि वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तमाम ऑफ कोर्स जो इनके फिर एयर चीफ होंगे, नेवल चीफ होंगे, जो डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी होती है आर्म्स फोर्सेस की, वो उसको लुक आफ्टर करेंगे। एक कोऑर्डिनेटिंग हेडक्वार्टर और ऑपरेशनली कोऑर्डिनेटिंग हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश किया गया है। पहले हमारे पास चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी थे, वो बेसिकली दैट इज अ कमेटी, दैट इज नॉट एन ऑपरेशनल हेडक्वार्टर जी कि वो ऑर्डर्स जारी करे या ऑपरेशनल प्लान्स बनाए या वॉर गेम करे ऑपरेशनल प्लान्स को। वो तीनों फोर्सेस के कोऑर्डिनेशन के लिए थी फॉर डिफरेंट, और बजट की डिस्ट्रीब्यूशन, एलोकेशन, इस तरह की चीजें होती थी। अभी जो पाकिस्तान का शहजाद रिस्पॉन्स, सॉरी, अभी जो पाकिस्तान का रिस्पांस किया ना जी, कई लोग आर्गुमेंट करते हैं कि जी हमने रिस्पांस तो बड़ा अच्छा दिया, तो ये एक इंडिविजुअल्स की फिनेस जरूर थी जी। आर्मी चीफ उसको लीड करते, एयर चीफ भी उनके साथ कोऑर्डिनेशन में थे, नेवल चीफ भी कोऑर्डिनेशन में। तो ये तीनों इंडिविजुअल्स ने मिलके एक बैठ के डिफेंस ऑफ कोर्स अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ मिलके एक प्लान किया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा जबरदस्त रिस्पांस किया। बट उसका कोई लीगल या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या फ्रेमवर्क नहीं है। वो फिर ये नहीं हो सकता कि आप इंडिविजुअल्स की तो ये बताइएगा कि मतलब हायरार्की में अब जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स होंगे
वो बेसिकली हेड कर रहे होंगे तीनों फोर्सेस को, नेवी, एयरफोर्स और जो आम हमारी बड़ी फौज है उसको भी। जी बिल्कुल हेड कर रहे होंगे, लेकिन जो चीजें ना जी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें मसलन हो गई कि जी प्रमोशंस होनी है, डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी कैसे चलनी है, वो जो कमांडर्स होते हैं जो या जो स्पेशलाइज जिनका काम है, ऑफ कोर्स वो अपना अपना लेकर आएंगे। एक देखा जाएगा कि फ्यूचर की थ्रेट को भी देखे ना। पाकिस्तान जैसे आपने लेट्स से कि आपने टॉप ऑफ द लाइन कोई मशीन लेनी है, आपने एयरक्राफ्ट लेना है जो मुकाबला कर सके, लेकिन आप समझते हैं यार मेन थ्रेट तो हमें ड्रोन टेक्नोलॉजी पे ज्यादा जोर देना चाहिए या मिसाइल्स में हमें ज्यादा जाना चाहिए, तो बजट की हमने कैसे करनी है। बट जो डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी है मोस्टली इट विल कम फ्रॉम दी मिलिट्री चीफ, चाहे एयर चीफ होंगे, नेवल मुझे इसमें ये तो बताइएगा जाहिद अहमद साहब कि एक और ओहदा जो बढ़ाया गया है वो है कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का, और ये कहा गया है कि वजीर आजम अपॉइंट करेंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आर्मी चीफ। तो ये जो स्पेसिफिक कमांड होगी नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड, क्या ये हमारे मिसाइल्स और खासतौर पर बिलखसूस जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उससे मुतलिक है? जी बिल्कुल, ये ऑफ कोर्स पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान को इस वक्त जो थ्रेट है ना जी, ये जो हिंदुत्व की एप्लीकेशन हुई है ये फ्रॉम टेक्टिकल टू स्ट्रेटेजिक लेवल पे है, और जिस तरीके से वहां पे वॉर की अंडरस्टैंडिंग तो है ही नहीं इधर लीडरशिप को, तो वो किसी वक्त भी एस्केलेशन लेडर पे कहीं भी जा सकते हैं। तो ऑफ कोर्स इट इज रिलेटेड टू द सेंसिटिव रिस्पॉन्सेज और स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सेज के साथ है, डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी भी उधर से होनी है। तो ऑफ कोर्स ये ओहदा भी जो है ये 3 स्टार होगा, और सिर्फ जो आर्मी चीफ का और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का ओहदा है वो 4 स्टार होगा। जी आर्मी चीफ का, और जितने एयर चीफ जैसे होंगे वो भी 4 स्टार होंगे, फ्लैग ऑफिसर जो होंगे, और इसी तरह नेवल चीफ भी 4 स्टार होंगे जी। सही है। और फील्ड मार्शल का जो है वो फील्ड मार्शल इज नॉट एन ओहदा जी, ये तो एक ऑनरेरी रैंक है जो इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज कैरिंग, बट बेसिकली इज द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जी। और वो जो बताया हुआ है कि एडमिरल ऑफ द फ्लीट होंगे या फील्ड मार्शल है या मार्शल ऑफ एयर फोर्सेस हैं, अब उनका जो ये टाइटल है, जो प्रिविलेज उनको दी गई है वो जो है लाइफ टाइम होगी। लेकिन ये बताइएगा कि इसमें जो एक और शिकायत की गई उसमें कहा गया कि 248 के तहत इनको इस्तिस्ना हासिल होगी। अब फील्ड मार्शल का तो जैसे आपने कहा एक एजाजी ओहदा है, वो ऑपरेशनली तो कोई कमांड नहीं उनके पास होती, ना वो फैसला कर रहे होते बतौर फील्ड मार्शल, तो फिर ये जरूरत क्यों महसूस की गई इस्तिस्ना देने की इसको? अच्छा देश के शहजाद साहब, ये जो फील्ड मार्शल का या जो फ्लीट एंड एयर का वो होता है जो भी बनाया जाता है, ये उनकी वॉर परफॉर्मेंस या सर्विसेज टू द नेशन पे एक ऑनर दिया जाता है। इनके ये जो लाइक पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो जारी रहेंगी, बट वो अपना ओहदा, अपना टाइम पीरियड, जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, जब उनका टाइम पीरियड पूरा होगा एज अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो ही विल रिलिंक्विश दी कमांड, फिर नए सीडीएफ भी बन जाएंगे, लेकिन ये ताहयात फील्ड मार्शल ही कहलाएंगे और अपनी पर्क्स प्रिविलेजेस इनको मिलती रहेंगी जी। इसी तरह अगर एयर के आप बनाते हैं या नेवल बनाते हैं तो उनको भी जब अगर वो बनते हैं उस वक्त तो उनको भी वो कंटिन्यू रहेगा, वो जिस चीज को देगा उसके फिर रिमूव करने के भी आपको देख ली आपने प्रोसीजर्स दे दी गए, वो जैसे प्रेसिडेंशियल इंपीचमेंट है, इट इज मोर लाइक दैट ऑलमोस्ट द सेम जी। मुझे जरा क्विकली इस पे तफसील से वैसे बात करनी थी, मेरे पास वक्त कम है, लेकिन कल जो हमारे डायलॉग हो रहे थे अफगान तालिबान के साथ, उसमें अब एक स्टेलमेट आ गया है, बिला नतीजा वो खत्म हो गए हैं। व्हाट इज गोइंग टू हैपन? क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ख्वाजा के जो सीज फायर थी वो तो कंटिन्यू करेगा, बट व्हाट डू यू फोरसी नाउ कि आगे क्या होगा अगर बात मुज़ाकरात से हल नहीं हुई है? तो देखिए ये ट्रांसेंड करता रहता है शहजाद साहब, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है दिस इज अ सीरियस कॉन्फ्लिक्ट। एक्चुअली जो डेलीगेशन वहां पे आया हुआ था वो अफगानिस्तान का एजेंडा तो लेके नहीं आया था जी, वो अपना एजेंडा लाए थे, प्रॉक्सी स्पॉन्सर इंडिया का एजेंडा लेके आए थे, और इलीगल स्पेक्ट्रम और जो वॉर इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ वो एजेंडा लेके आए थे। तो ये बातचीत तो किसी वक्त भी हो सकती है जी, इसको रूल आउट नहीं किया जाता, और डायलॉग और वॉर के बीच में चीजें चलती रहती हैं। ऑफ कोर्स टेररिज्म थोड़ा सा बढ़ेगा क्योंकि प्रॉक्सी स्टेट जो है, जो इंडिया स्पॉन्सर है, वो उसने तो आपको ऑलरेडी संदूर का उसने कंटिन्यूटी की हुई है जी बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में। तो ऑफ कोर्स, और अगर दैट्स व्हाई द कंट्रोल ऑफ द टॉक्स वर विद समबडी एल्स जी, जो वहां पे बैठा हुआ था डेलीगेशन, ना वो तो मुझे ना तो एम्पावर्ड लगता था और ना उनकी नीयत थी। डिविसिव है अफगानिस्तान की सिचुएशन, इवॉल्विंग है, इट इज नॉट दैट गुड फॉर तालिबान एज वेल, ये भी आप याद रखिएगा। वहां पे अंदर भी बहुत से प्रेशर्स हैं डेवलप हो रहे हैं। वी आर गोइंग टू हैव मुझे अंदाजा है कि अगले महीने 1.5 महीने में हम एक नई एनवायरनमेंट जरूर मैं इस रीजन में देख रहा हूँ, लेकिन ये जो प्रॉक्सी है ये थोड़ी सी प्रोटेक्टेड चलती रहेगी। पाकिस्तान इज वेरी क्लियर। इंपॉर्टेंट चीज है शहजाद साहब कि आपका रिस्पॉन्स क्या जाना है जी, चाहे वो प्रॉक्सी करे या जो भी करे। जब अफगानिस्तान की सरजमीन से जिस चीज के शवाहिद मिलेंगे कि ये एक्टिविटी वहां से जनरेट हुई है, तो पाकिस्तान विल टेक ऑन दैट एक्टिविटी हार्ड ऑप्शन।
डेंजरस ऑप्शन है, दोनों कंट्रीज का नुकसान जरूर होगा। लेकिन पाकिस्तान देखिए, पावर स्पीक्स, आपने पीस और स्टेबिलिटी करनी है तो आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना होगा जी। ये जो लोग यहाँ पे बड़े पॉपुलर वो बात करते हैं ना, ये आइडियलिज्म से बातें नहीं होंगी, रियलिज्म से बातें होंगी। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से भी यही कहा गया है कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और खुद मुख्तारी के लिए तमाम ज़रूरी ऑप्शंस जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।